हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे। एसएसटी के लिए एसएसटी पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार नहीं है। कैसी है? चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उबड़ी हुई है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर, यानी कि दो पोल है, इस पर पोल, ये भी पोल है, थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उबड़ी हुई है। मध्य में थोड़ी उबड़ी हुई है, देखिए उबड़ी हुई है ना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। यह है ग्लोब, आप इसको देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का कैसा रूप है? लघु रूप है। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा है? वास्तविक प्रतिरूप है। छोटा सा रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकते। बड़े ग्लोब कौन सा है? यह है बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते हैं, उसे बड़े ग्लोब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बड़े ग्लोब कहते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं, उसे कौन सा ग्लोब कहते हैं? छोटा ग्लोब कहते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब जो है स्थिर नहीं होते, वह घूमते रहता है। वह इस प्रकार घुमाया जा सकता है, उसको इस प्रकार से घुमाते हैं जैसे कुम्हार का पहिया, यानी चाक जो देखे हैं कुम्हार का पहिया, या तो लट्टू जैसे घूमता है, उस प्रकार ग्लोब घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। महाद्वीपों, सागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर यानी पृथ्वी के बराबर किसी गोले या किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ग्लोब में जो है एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की गति पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यानी कि जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार ग्लोब भी घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यानी कि पृथ्वी में रियल में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है।
आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। स्वेटर बुनने वाला जो मशीन होता है उसको बीचों बीच घुसा दें। 2 बराबर भागों में बांटती है। अच्छा देखिए, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त कहा जाता है, यानी 2 बराबर भागों में फटती है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कि बराबर के आधा भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से जो ध्रुव होता है वहां तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश में। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त कितने अंश को दर्शाता है? 0 अंश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। चूंकि विषुवत वृत्त जो है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों तरफ का जो ध्रुव होता है उसके बीच की दूरी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 है। चारों ओर के वृत्त का 1/4। अतः इस माप का इसका माप होगा 360 अंश, यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा दक्षिणी तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इसके कहने का मतलब है इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाएगा, यानी कि 90 अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। चूंकि जो है विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर उत्तरी अक्षांश कहलाए जाते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण वाली जो समांतर रेखा है उसको दक्षिणी अक्षांश कहे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसलिए उसकी दिशा को भी लिखा जाता है। दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। बेलो होरिजोंटे जो है 20 अंश पर स्थित है। किस पर? 20 अंश पर। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। उत्तर में क्या है? बेलो होरिजोंट है, विषुवत वृत्त के 20 अंश में दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री
उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है और हॉरिजॉन्टो जो है हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। ये देखिए 2.2 में ऊपर 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 ये देखिए 2.2 ये चित्र देखिए ये वाला महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखा। विषुवत वृत्त 0 डिग्री विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये है जो 4 गो महत्वपूर्ण है वो देखिए कौन कौन सा है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है और तीसरा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और चौथा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है। सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए सबसे अधिक गर्मी लगती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसके बाद कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मध्यम जो रहेगा उसे क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। गर्मी रहेगा ज़्यादा तो उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, कुछ और जानकारियों का भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं, देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, यानी ध्रुवों पर अगर जाएंगे ध्रुव की ओर तो उसकी दूरी क्या होगी, घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश यानी कि समांतर
रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। पूर्व की ओर यानी कि पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। 180 डिग्री पूर्व और या 180 डिग्री पश्चिम तक क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यानी पूर्व के लिए ये प्रयोग करते हैं, पश्चिम के लिए ये प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबड़ी जो है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। धुबड़ी कहाँ है? 26 डिग्री उत्तर अक्षांश में है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। धुबड़ी असम का ये देखिए, ये ग्रिड है स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबड़ी का सही स्थिति होगा। किसका सही स्थिति होगा? धुबड़ी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग से अक्षरों में व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ओ बो सो दो तथा दो नामों से व्यक्त कीजिए। ओ बो सो दो, जहाँ जहाँ पर यह कटेगा उसको सब नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा व्यक्त वो करता है। आओ करके सीखे। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि एक प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए। उसी प्रकार जो है दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटें। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को क्या कर दीजिए? रंग दीजिए। ये देखिए यहाँ पर है सभी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध रंगाइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त ओ ख उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए और दूसरे वृत्त की जो है स्थिति ज्ञात करके बताइए। 1 डिग्री देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। बात सही है।
ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर ही होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी कैसी लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पूर्व में है उसका आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 देखिए। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में जो है 360 डिग्री क्या होती है? घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में वह 15 डिग्री घूमती है एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे तब उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया। किसको माना गया? 82.5 डिग्री पूर्व को। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। कहाँ होगा? 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो बताइए। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। चलिए आज के क्लास में इतना ही। आने वाले क्लास में मैराथन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।